So hello student, कैसे आप लोग सब? आप ठीक होंगे? Once again, welcome to my channel MZQ classes for ICSE class 9 and now we're gonna start final term syllabus of what? Economics. Okay? तो मुझे मालूम है कि मैंने हाफ ईयरली का सिलेबस जो है एक्चुअल में मैं गलती मिस्टेक मान रहा हूँ कि मैंने इकोनॉमिक्स का हाफ ईयरली वाला सिलेबस मैंने नहीं कराया था. ओके, इसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन मेरे बुक में कुछ टॉपिक्स जो थे वो नहीं थे. ओके, और जो आपके इसमें आने वाले थे हाफ ईयरली में वो सब टॉपिक्स में मेरे बुक में नहीं थे. तो अब जो फाइनल में आने वाले उन सब का मैंने सब चीज रिसोर्स निकाल के रखा है तो आप लोग के लिए आसानी होगा. तो मैं सोचे कि आप लोग के फाइनल में थोड़ा दिक्कत हो सकता है पढ़ने के लिए, तो इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को मुश्किल ना हो. और मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ. ओके, कि मैं कौन बुक यूज करता हूँ. ओके, तो ये बुक यूज कर रहा हूँ मैं. ओके, फ्रैंक का है इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस और पहला पेज का आप देख लीजिए. हाँ, देख लीजिए क्लास डीके शेट्टी का बुक है. ओके, हाँ, ये चीज आपको ध्यान देना कि ये ऑथर कौन है. ओके, ऑथर भी बहुत एक तो मायने रखते हैं क्योंकि सब अलग अलग. पब्लिश किसका है? फ्रैंक का है, डीके शेट्टी. ओके, और ये यहाँ लिखा हुआ है कि 2026 का सिलेबस भी यहीं से ही आएगा. 24 में जो हम लोग के जो बैच थे उसमें पढ़ा था. 23 में भी ये सिलेबस आया था और 25 में ये सिलेबस आएगा. तो ये 2026 तक ये वाला सिलेबस चलेगा. उसके बाद कुछ चेंज होगा तो होगा. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फाइनल टर्म इकोनॉमिक्स इज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि क्या हुआ. अब मैं ना अपने टाइम में एक प्रोजेक्ट बनाया था क्लास 9 में. एग्जीबिशन था, आप लोग मालूम एग्जीबिशन होता है. मैं उसमें एग्जीबिशन तो मैंने सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर मैंने एक अपना बनाया था मॉडल. आई गेस मॉडल का फोटो आ गया होगा आप लोगों के सामने. ठीक है, तो मुझे फर्स्ट पोजीशन आया था इसमें. थैंक गॉड एंड थैंक्स टू माय टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स हु हैव हेल्प मी. ओके, इफ माय मैम इज वाचिंग माय वीडियोस, थैंक्स सो मच मैम फॉर हेल्पिंग मी एंड आई गॉट फर्स्ट पोजीशन. ओके, सर्टिफिकेट टंगा हुआ है मेरा वहां, मैंने रखा है सर्टिफिकेट जब भी मोटिवेट हो जाओ उसकी वजह से. ओके, विदाउट वेस्टिंग लेट्स बिगिन. सो ये आपका फॉर्मेट. ओके, ये फॉर्मेट आपका सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का. हाँ, आगे और चैप्टर लेके मतलब और टॉपिक्स है, लेकिन जो अभी आपके दो तीन पेज में जो बता रहे हैं ये बता रहे हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ओके, या सो फर्स्ट वी हैव द ऑन द बेसिस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. तीन पार्ट है. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इकोनॉमी. ओके, तो हम लोग पहले हम लोग ने इसके ऊपर बनाया था. मैंने जो अपना एग्जीबिशन का प्रोजेक्ट बनाया था मैंने इनके बेसिस पे बनाया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. ओके, सो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी. अब यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. तो चलिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? ठीक है, द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, ये क्या इंक्लूड करता है? ओके, ये क्या इंक्लूड करता है? ऑल दोस एक्टिविटीज दैट लार्जली कैरियड और विद द हेल्प ऑफ, मतलब कि नेचुरल रिसोर्स का हेल्प देता है. अब मैंने एक स्टोरी बनाया हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ मैं स्टोरी कैसे लिया था. ठीक है, अपने एग्जीबिशन का मैंने स्टोरी बनाया था. तो मेरा तीन मॉडल था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या बोलो टर्शियरी. अब यहाँ पर प्राइमरी मेरा तो क्या इसमें था, मेरा फिशिंग था. ओके, फिशिंग था, फॉरेस्ट था मेरा. देन भी है मेरा और क्या था, हाँ फॉरेस्ट फिशिंग था. ठीक है, अब हाँ फार्मिंग था. तो ये सब में से नेचुरल रिसोर्स है. तो ये कहाँ जा रहा है? सेकेंडरी. जो मेरा है फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है मेरा, तो यहाँ जा रहा है. अब यहाँ से जो गुड्स बन रहा है, गुड्स बन के कहाँ जा रहा है? टर्शियरी. और टर्शियरी को बोलते हैं हम लोग सर्विस सेक्टर. इफ द एग्जामिनर can pick you that give the definition of tertiary, so you will be confused that tertiary तो मैंने यहाँ का पढ़ा ही नहीं है, मैंने सर्विस पढ़ा, मैंने प्राइमरी पढ़ा, tertiary सर्विस कहाँ से आ गया? तो they can trick you by this word or giving you this word service sector. Okay, so don't be confused. Okay, so we have, तो ये मेरा कहानी बनाया था कि ये सबसे मेरा रॉ मटेरियल आ रहा है. ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में जा रहा है. अब ये सेकेंडरी में जा रहा है. अब यहाँ जो गुड्स बन रहा है, गुड्स बन के जा रहा है मेरा कहाँ बोलो? सेकेंडरी में. टर्शियरी में आ रही है जहाँ पर मेरा बैंक इन्वॉल्व हो सकता है. ओके, सो नाउ वी हैव, ठीक है, तो अब ये हम लोग ने स्टोरी बनाया था. ओके, तो इससे क्या हुआ था कि मुझे भी आसानी हो रहा पढ़ने में. ओके, ऐसा कहानी बनाया मैंने कि फर्स्ट पोजीशन मैंने स्पीच बनाया. मैंने स्पीच में समझ मतलब कि स्पीच मेरा कुछ था नहीं, जो बात सच है, कुछ स्पीच मेरा था नहीं. मैं फर्स्ट टाइम मेरा एग्जीबिशन था, फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन में ले रहा था पार्ट. ओके, तो आई गॉट फर्स्ट रैंक. ओके, नेवर माइंड. तो हम अब ये तीनों का डेफिनेशन चाहिए होगा आपको. ठीक है, ये नेशनल रिसोर्स का ये बनाता हूँ. फिर सेकेंडरी क्या करता है? उस रॉ मटेरियल को लेकर हम प्रोडक्ट बनाता है. ठीक है, रॉ मटेरियल से. और हाँ, सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी सेक्टर. ओके, एंड टर्शियरी सेक्टर इज डिपेंड अपॉन व्हाट? सेकेंडरी सेक्टर. क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल दे रहा है सेकेंडरी को, सेकेंडरी प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट को टर्शियरी. ऐसे ही तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड. तो ये हुआ आपका डेफिनेशन. ये आपको ऐसा डेफिनेशन पढ़ना होगा. अगर एग्जाम से पूछता नहीं है कि तीनों का एक साथ एक्सप्लेन करके एग्जाम में करके बताओ, अगर पूछेगा तो आप जो मैंने आपको एक कहानी सुनाई वो सुना देना, वो मैंने लिख देना, सुनाना मत लिख देना, तो आसानी हो जाएगा. फिर नेवर माइंड. फिर देन वी हैव हाँ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. अब ओनरशिप के बेसिस पे, ओके, ओनरशिप के बेसिस ऑफ रिसोर्सेज. अब ओनरशिप के बेसिस में क्या है? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर. अब यहाँ का डेफिनेशन आपका है प्राइवेट का कि एक तरीका ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप मतलब कि वो अपने, जैसे कि हम ओनर है, ये मेरा कंपनी मान लीजिए, अब मेरा कंपनी है तो मैं ही इसको ओन करूंगा और किसी और का हक इसमें नहीं है. और पब्लिक सेक्टर का मतलब हुआ कि इसका गवर्नमेंट का कंट्रोल है. ठीक है, अब जैसे अंबानी का रिलायंस जो है, एलटीडी रिलायंस कंपनी जो है वो अंबानी का ही है, वो गवर्नमेंट सपोर्ट में नहीं है. लेकिन रेलवे जो है, रेलवे सपोर्ट जो है गवर्नमेंट का है, रादर देन रिलायंस मींस अंबानी का तो नहीं है, उसको बोलते हैं. देन वी हैव रूरल. रूरल का मतलब आपको मालूम होगा कि रूरल मतलब कि गांव वाली, गांव, विलेज.
एंड अर्बन, अर्बन मान लो जैसे शहर में जाते हैं, ओके। तो शहर और रूरल का क्या फंडा है मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो रूरल क्या है कि वहां से रॉ मटेरियल आता है, वहां से रॉ मटेरियल अर्बन में, अर्बन में जाके बन रहा है, ठीक है। अर्बन से, हाँ, रूरल से रॉ मटेरियल जा रहा है अर्बन के पास, तो अर्बन में दो है, टर्शरी है और ये सेकेंडरी है, हाँ, सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है। अब ये दोनों ये बना रहा है और वो बेच रहा है, ठीक है। तो ये मतलब, ओके, लेट्स हैव सम ब्रेक। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एग्रीकल्चर, ओके। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का वाला पार्ट हो गया, ओके। अब यहाँ से हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो जो मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो आप लोग के सिलेबस में आ रहा है, ओके। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ अगेन इंडियन एग्रीकल्चर का, ओके। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस। अब क्या क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन एग्रीकल्चर, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या मायने रखता है ये। पहले लार्ज स्केल नेशनल इनकम, अब इसका ना बहुत कंट्रीब्यूट करता है नेशनल, इंडियन एग्रीकल्चर बहुत कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम, ओके। फिर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब इंडिया में सब आपको मालूम होगा कि सब जॉब की तलाश में कहाँ फिरते हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि मेरे जो एम्प्लॉयमेंट दे देता है। सो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि किसी को अगर वो काम करना है मेरे एग्रीकल्चर के काम में, तो वो लोग आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेंस, ओके। तो मतलब ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है कि अगर तुम लोग काम करना तो आ जाओ काम कर लो, बात नहीं। अगर जो लोग बेरोजगार है, मतलब कि अगर अनपढ़ है, जो अनपढ़ लोग वो लोग के लिए कुछ खाना भी ना, पेट पालने के लिए कुछ करना होगा ना, तो वो लोग एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, तो वो प्रोवाइड करते हैं। प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेड, फूड का मतलब क्या, वो जो सीड्स होता नहीं है, जो सीड्स होता है वो होता है फूड ग्रेड, ओके। तो ये फूड ग्रेड प्रोवाइड करता है, तो इसकी वजह से फूड ग्रेन की वजह से इन लोगों की डिमांड बढ़ा है, ओके। प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे मैंने आपको कहानी बताया था अपना कि प्राइमरी सेक्टर से मैं रॉ मटेरियल दे रहा हूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर जो है फिर वो प्रोडक्ट बना के टर्शरी तो वो बोले कि रॉ मटेरियल दे रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोडक्ट बनाने के लिए, और उसके बदले में इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको पैसा देता है, ओके। अब इतना इंपॉर्टेंस है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी तो होगा ना, ओके। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी तो होने चाहिए, ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं, प्रॉब्लम्स है। पहला है हम लोग का लो ग्रोथ रेट, कि बहुत ही कम रेट इसका, ओके। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके। तो क्या है लो ग्रोथ रेट, यहाँ लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन फीचर ऑफ इंडियन इज दैट ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज लो, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर क्लॉक अप ग्रोथ रेट, ओके। सच अ लो रेट इज फार फ्रॉम satisfactory in terms of the requirement of the Indian economy। इसका बहुत एग्रीकल्चर का क्या मतलब फायदा बहुत ही लोग होता है, अकॉर्डिंग बहुत फायदा उठाता है, लैंड लॉर्ड्स होते हैं, ठीक। अब इसका जो ग्रोथ रेट भी कम होता है, लो ग्रोथ रेट इसका, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट while ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज नेगेटिव ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से इसका ग्रोथ रेट कम हो गया 2017-19 तक अच्छा था, लेकिन जब से कोरोना वायरस आया तब से देखो ग्रोथ रेट वो कम हो गया, ओके। तो यही है इसका मतलब, ओके। हाँ, फिर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ओके। तो लो लेवल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यहाँ लिखो लैंड प्रोडक्टिविटी इंडिया इंक्रीज ड्यू टू द पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण से प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, लो हो गया, हाँ। पहले लिखा और हाँ, यहाँ लिखा और द लैंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इंक्रीज ड्यू टू द ड्यूरिंग द पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन 1965 से 66 तक रहा एज कंपेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया स्टिल इज वेरी लो। अभी भी प्रोडक्टिविटी जिसका है प्रोवाइड करने का एग्रीकल्चर का वो अभी भी लो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल दिया जैसे कि अगर द यील्ड ऑफ व्हीट इन इंडिया वाज अबाउट 54% होगा चाइना का, और चाइना इन 20 का। सिमिलरली द ओवरऑल लेवल प्रोडक्टिविटी दैट इज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर इन इंडिया इज वेरी लो। अब जो आज हाँ, ये लेबर की बात कर रहे हैं कि लेबर इतना प्रोवाइड करेंगे उसको, लेबर का आंसी का नहीं, पैसा भी तो नहीं दे रहा ना, तो लोग काम ही कर रहे कि मतलब कि धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, ठीक है। हाँ, अब आपका है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लैंड। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आप पहले यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑन लैंड, ओके। अब आप यहाँ देखें, यू डोंट बिलीव, ओके, मैं बुक भी दिखा दे रहा हूँ, ये क्लास 10 का बुक है, ये क्लास 10 का बुक है जो आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका चैप्टर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड एंड लेबर, और यहाँ का फैक्टर जो अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का, यहाँ पर 5th पॉइंट प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। मैजिक, क्लास 9 में वो चीज है, क्लास 10 में भी वो 2 पॉइंट आया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करके, क्योंकि यहाँ से हम लोग सेक्टर पॉलिसी अब हम इंडियन एग्रीकल्चर में आ गए ना, तो इसलिए अब यहाँ पर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लैंड, ठीक है। तो यहाँ क्या मतलब उसका कि जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके कारण से लैंड बहुत इफेक्ट हो जा रहा है, तो उससे क्या सॉइल ये हो जा रहा है, मतलब अजीब इरोजन ये नहीं हो पा रहा है, इरोजन हो जा रहा है, मतलब सॉइल जो है वो खराब हो जा रहा है, तो उसकी वजह से वो एग्रीकल्चर जो है जो रिसोर्सेज है वो ग्रो नहीं कर पा रहे, जो वेजिटेबल्स वो ग्रो नहीं कर पा रहे, इसी कारण से। तो लैंड क्लीनर सिस्टम, अब यहाँ आपकी बुक में फिर लिखा हुआ है, हाँ आइए मैं आपको पढ़ा देता हूँ, क्लास 9 की बुक है, देख लीजिए क्लास 9 की बुक है, ओके। लैंड क्लीनर सिस्टम, ओके, जस्ट बिलो द पॉइंट लैंड क्लीनर सिस्टम ऑफ क्लास 10 बुक। बोलो जो मतलब क्लास 9 का जो तुम पढ़ोगे वो क्लास 10 में भी तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो क्लास 9 में तुम अच्छे समझ लो, तो क्लास 10 तुम्हारे लिए ईजी होगा, ओके। तो लैंड क्लीनर सिस्टम अकॉर्डिंग टू क्लास 10 बुक, मैं क्लास 10 का ही पढ़ रहा हूँ और फिर क्लास 9 का ही पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ लैंड क्लीनर सिस्टम इज एक्सप्लोटेटिव एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय टेनेंट फार्मिंग विद हाई रेंट, ज्यादा रेंट हो गया इसका सिस्टम का कि पैसा दो टेनेंट फार्मिंग का, तो उसका क्या लैंड प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या बोलते हैं कम हो जाएगा, ठीक है। अब आपके क्लास 9 की बुक में क्या लिखा हुआ है, हाँ, कि लैंड क्लीनर सिस्टम इन इंडिया स्टिल वेरी अनफेवरेबल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इसके कारण से वो बहुत ये हो गया, कम हो गया, ठीक है। फिर नो डाउट अब जमींदार लोग भी तो ये होता है ना, छात्र लोग का लैंड बहुत पैसा लगा, लेकिन तुम क्या बोलते जमीन का जो होता है हिस्सा उसको ज्यादा दाम कर देता, बोला कि अगर तुम रेंट देते हो तुमको तो ये तो जमीन तुमको
दे देंगे हम। क्योंकि देखो जमीन का अगर तुम्हें खुद का जमीन है तो बेहतर है, अगर तुम भाड़ा में लेके चला रहे हो उसका लैंड लॉर्ड है, ओके उसका लैंड लॉर्ड है, अब ठीक है, अब लैंड तुमको तो हर महीना तुम्हें रेंट देना होगा, अब तुम रेंट उसका हाई कर दिया, हाई रेंट कर दिया, अब तुम दे नहीं पाओगे, तो उसके वजह से क्या करते हैं वो लोग निकाल देते हैं, उससे एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ से भी लिखा हुआ है सिस्टम हैज बीन, हाँ नो डाउट जमींदार सिस्टम हैज बीन has been abolished in India, but the hold of large landowner has increased. जमींदार बढ़ गया, लैंड बढ़ गया, लेकिन एग्रीकल्चर की बढ़, जो सॉइल है, जो सोर्सेज जो निकलेगा वो कम हो गया, लेकिन लैंड बढ़, तो लैंड खराब हो गया कोविड-19 की वजह से, वही बोलने का इसका मतलब। ओके okay students, now we have the next topic, which is the role of industrialization in the Indian economy. Okay, so first we have to know the definition of industrializations. Industrialization is the process in which the share of in the industrial sectors in national product labor force shows a large increase. ठीक है, साधारण भाषा में बताएं इंडस्ट्रियलाइज मतलब कि इंडस्ट्री मतलब कुछ चीज बना, प्रोडक्ट बना रही चीज, जो मैन्युफैक्चर बोलते हैं वो सब। ओके ओके, तो उसका मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो इस पहला वर्ड की एक तरह का प्रोसेस है इन विच उसमें द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर होता है इन नेशनल प्रोडक्ट में, नेशनल प्रोडक्ट में लेबर जो फोर्स शोज अ लार्ज इंक्रीज, लेबर बहुत ज्यादा होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज्यादा लेबर होते हैं क्योंकि ऑब्वियस बात है रिक्वायर्ड होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री चलाने के लिए प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, बहुत सारे एचआर डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उन सब के लिए आप लोगों को इंडस्ट्री को एक चाहिए होता है कि लेबर्स लोग कि वो लोग में मदद करें, हाई क्वालिफाई होते हैं, एक स्किल्ड होते हैं, सेमी स्किल्ड होते हैं और तो अनस्किल्ड लेबर होते हैं, जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे आपके फैक्टर प्रोडक्शन वाले चैप्टर में, लैंड एंड लेबर, मैंने अपना पहले भी दिखाया था आप लोगों को। ओके, तो वही मतलब हुआ आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है, साधारण भाषा में हम लोग को बता दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनने का जगह इंडस्ट्री में, दिस इज माय इंडस्ट्री, दिस माय टेरिटरीज। ओके, तो ये मतलब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि एक तरीका प्रोसेस जहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर है, इन कहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर का कहां शेयर है, कहां नेशनल प्रोडक्ट में एंड और लेबर फोर्स में, जो लेबर फोर्स शोज अ लार्ज इंक्रीज, वो आपका डेफिनेशन, एंड दे विल आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, आप लोग को ये बात आपको याद रखना होगा। फिर देन वी हैव रोल क्या क्या रोल है इंडियन इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी में, क्या रोल है? पहले है राइजिंग इनकम, ये इनकम को राइज कर देता है, ठीक है, ओके, तो यही मतलब है कि मतलब ना राइजिंग इनकम, ये इनकम को बढ़ाता है, ठीक है, ओके, ये इनकम राइजिंग इनकम का मतलब है कि इसमें बहुत प्रॉफिट होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बुक इंडस्ट्रियलाइज प्रोवाइड अ साउंड बेसिस फॉर द रैपिड इंक्रीज टू इनकम एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है, इनकम भी इंक्रीज होता है इसमें, ओके, तो ये मतलब है। देन वी हैव सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये एक सोर्स एम्प्लॉयमेंट का, जो लोग को जॉब्स नहीं मिल रहे, जो लोग के पास अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि खाली बेरोजगार आदमी बैठे हुए, तो उन लोग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो ये सब इंडस्ट्री में जाके काम कर सके, तो यही मतलब है सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का कि वो लोग वहां जाके काम कर सकते हैं, ठीक है, मीटिंग हाई इनकम ऑफ डिमांड। अब इंडस्ट्री को एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जो कि हाई डिमांडेड है, हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ओके, जैसे कि कार, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ओके, फ्रिज एक्सेट्रा, वो मतलब अब जैसे जैसे आदमी लोगों का इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे जो डिमांड वो बढ़ेगा, तो वो मतलब आपका मीटिंग हाई इनकम डिमांड, ज्यादा डिमांड हाई इनकम वाले की महंगा डिमांड बनाओ, जो महंगा सामान है उसको बनाओ, वो एक तरीका मतलब है, ओके, क्योंकि क्यों बनाना है, अगर जैसे जैसे पर्सन का जो इनकम बढ़ेगा तो वैसे हिसाब से, जैसे कि मेरा इनकम है 1 करोड़ पर मंथ मान लो फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या लूंगा लैम्बोर्गिनी, वो सब करके मैं सोचूंगा कि मैं ये लेने महंगा प्रोडक्ट खरीदूंगा, एक्सपेंसिव, ठीक है, क्योंकि मेरा वो है, मेरा इमेज है, मेरा बोलना नहीं चाहिए, औकात है, ओके, मेरा औकात है कि मैं वो खरीद सकता हूँ, ओके ओके, तो ये सब मैं यूज करता हूँ। हायर एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी, अगर अपना इंडिया को एज अपना इंडस्ट्री को फॉरेन एक्सचेंज गुड बनाना है पर, तो तुम लोगों को बाहर जाके अपना प्रोडक्ट को सेल करना होगा, ठीक है, तो वो मतलब स्टिमुलेटिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो इंडस्ट्री में कुछ सेविंग करके रखना होगा, जितना प्रॉफिट हो उसको सेविंग करके रखना पसंद होगा, फिर उस सेविंग्स को हमें फ्यूचर में इन्वेस्ट कर देना होगा जिससे हम लोग का प्रॉफिट हो, अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, तो ये हम लोग का रोल। देन वी मूव टू प्रॉब्लम्स, अब इतना रोल है तो प्रॉब्लम भी होगा ना कि क्या प्रॉब्लम है तो इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी में, गैप्स बिटवीन टारगेट्स एंड अचीवमेंट, गैप्स मतलब कि बहुत फर्क है टारगेट में अचीवमेंट, हमें टारगेट है कि हम ना 100 प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट बेचेंगे वाला और हमको उसका रिटर्न मिलेगा 2 लाख, लेकिन ये तो मेरा टारगेट, लेकिन मेरा अचीवमेंट जो है वो थोड़ा लॉस में गया, 2 लाख तो मुझे 1 लाख मिला, तो थोड़ा गैप लॉस हो गया, बहुत लॉस हुआ, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। अनयूटिलाइज प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, ओके, तो अनयूटिलाइज प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का ये है कि देखो रॉ मटेरियल सबसे बड़ा रीजन जो है अनप्रोडक्टिविटी का, अनयूटिलाइजेशन का, वो पहला बात की शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल बहुत कम है, लो डिमांड है वो सब चीज का, ठीक है, फ्रीक्वेंट पावर फेलियर्स है, ठीक है, वो सब है, लेबर अनरेस्ट, ऐसा नहीं कि लेबर कि एक घंटा सो रहा है फिर 1 घंटा हो, ऐसा नहीं हो रहा है, वो आलसीपना भी कभी लेबर लोग कर दे रहे हैं, ठीक है, वो मतलब। देन वी हैव हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज, ओके, तो कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर जनरली हाई देन द इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइस। अब इंडिया का जो कॉस्ट एंड गुड्स इंडस्ट्रियल गुड्स है, कॉस्ट एंड प्राइस इंडस्ट्रियल गुड्स जो इंडिया में वो जनरली ज्यादा है
देन द इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइस का। ठीक है, इसका क्या रीजन, क्यों ऐसा हाई हाई कॉस्ट एंड प्राइस है इंडिया का, क्या क्या रीजन है? ये आइडिया, द मेन रीजन फॉर हाई कॉस्ट आर लो लेबर प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी लेबर का वजह से तो हो गया, फिर अनइकोनॉमिक साइज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी है, हायर वेजेस इन द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है एंड एक्सेट्रा। ये सब कारण से जो इंटरनेशनल का है वो कम है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट एंड प्राइस। जो इंडिया का है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइस। ओके, आप समझ गए? पहला है कि अनलेबर प्रोडक्टिविटी, लो लेबर प्रोडक्टिविटी है, फिर अनइकोनॉमिक साइज है इंडस्ट्रियल यूनिट्स का, फिर अंडर यूटिलाइजेशन है प्लांट कैपेसिटी का। ओके, फिर हायर वेजेस इन द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इसकी वजह से हम लोग का जो है ये अनयूटिलाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज, हाँ मतलब वही सॉरी, वही है हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। हम लोग का प्रॉब्लम होता है इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू जनरेट लार्ज एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में लार्ज एम्प्लॉयमेंट वो लोग नहीं जनरेट कर पा रहे, बना नहीं पा रही। कोई ये प्रॉब्लम्स होता है, प्रॉब्लम्स होता है कि अरे यार इसमें जाए कि नहीं जाए, थोड़ा डाउन यार, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज को अगर हाई वेजेस नहीं मिलेगा तो वो लोग नहीं जाएगा, वो लोग का ये प्लान है। इसलिए देन वी हैव पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, अब इसका क्या मतलब, इसे समझ में आएगी पब्लिक सेक्टर का पूरा परफॉर्मेंस है। हाँ, इसमें क्या लिखा, परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैव बीन फार फ्रॉम सैटिस्फैक्टरी, और जितना सैटिस्फैक्शन था उससे बहुत कम है। दे हैव फेल्ड टू अर्न एडिक्वेट अमाउंट प्रॉफिट, वो लोग एक छोटा सा अमाउंट को प्रॉफिट अमाउंट जो होता है एक प्रॉफिट, वो छोटा सा प्रॉफिट भी नहीं कर पा रहे वो लोग, वो बोलने वाला। लार्ज नंबर ऑफ देम हैव एक्यूमुलेट ह्यूज लॉस, बहुत ज्यादा वो लोग जो लॉस वो लोगों ने फेस किया है। तो ये मतलब प्रॉब्लम्स का। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज आवर सर्विस सेक्टर इन इंडिया। एंड हाँ, मैं आप लोग आपको क्वेश्चंस दूंगा दिस ये इन लोग के बेसिस पर, तो प्लीज आखिर तक बने रहना, मैं आप लोग क्वेश्चंस दूंगा इन लोग के। ओके, तो मतलब जो आपका ये पूरा चैप्टर हो जाए पूरा क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, अब है सर्विस सेक्टर इन इंडिया। सर्विस सेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस सेक्टर? आई टोल्ड यू दिस मीनिंग ऑफ सर्विस सेक्टर, व्हाट इज दिस, है ना, मैं बता दिया था। सर्विस सेक्टर में टर्शियरी सेक्टर में मॉल, कोई मॉल हुआ और हॉस्पिटल्स, बैंक्स, वो सब हुआ। ओके, जो मैंने आप लोगों को अपना कहानी बताया था, ओके स्टोरी वाला, ओके जाके फिर देख लेना। तो ये क्या है, ये क्या, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि यहीं से आपका प्रॉफिट होता है, यहीं से आपका जो गुड्स है वो बिक रहा है। ओके, द सर्विस सेक्टर क्या इंक्लूड करता है, अ लार्ज वैरायटी ऑफ सर्विसेज, बहुत सा वैरायटी, जैसे क्या चाहिए, क्या सर्विस चाहिए, बैंक सर्विस, हॉस्पिटल सर्विस, या आपको शॉपिंग मॉल सर्विस, क्या चाहिए आपको बस बताना है। तो बहुत तरीके का हम लोगों के पास सर्विस है। इन इंडिया द सर्विस सेक्टर इज ग्रुप्ड इनटू 4 मेन सब सेक्टर एज गिवन बिलो। तो इंडिया में 4 मेन सब सेक्टर है जो हेल्प करता है इंडिया को, ग्रुप मतलब ग्रुप 4 ग्रुप बना है इंडिया में, 4 ग्रुप है। ठीक है, सर्विस सेक्टर पहला है ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट। होटल्स बना हुआ है, होटल सर्विसेज। ठीक है, होटल में आप रह सकते हैं 5 स्टार में, रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए, वो सब हुआ। देन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हुआ। स्टोरेज कुछ भी बैंक्स में रख सकते हैं आप, कम्युनिकेशन ठीक है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप लोग। फिर फाइनेंसिंग बैंक हो गया, इंश्योरेंस जाके बैंक इंश्योरेंस ले सकते हैं। फिर रियल एस्टेट्स एंड बिजनेस सर्विसेज, वो सब भी आप जाके बैंक से ले सकते हैं। कम्युनिटी, अब सोशल सोसाइटी जो होता है कि सोशल पर्सनल सर्विसेज, अपना खुद का पर्सनल, जैसे कि आपको मसाज करवाना है, वो हो गया। तो ये हुआ। ठीक है, फिर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, अब हम लोग आगे अपना वो वाले पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब आप लोग को क्या करना है, ये दोनों का रोल पढ़ना है। ओके, तो ये दोनों का रोल कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या है, पब्लिक क्या है, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या है। तो ये पूछता है, आपका एग्जाम्स में पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो आप लोग रोल लिख सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर वहां पूछेगा कि 2, तो आप एक डेफिनेशन दीजिएगा और दूसरा आप एक दोनों में से कोई 5 में दिए, 5 में से कोई एक या 2 आप ये लिख सकते हैं रोल। इससे क्या होगा, आप लोगों का मार्क्स बढ़ जाएगा। लेकिन सर जो टीचर्स लोग होते हैं, इकोनॉमिक्स जो टीचर होते हैं, वो लोग कोई भी बता देते, कोई बताते नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा, मैं कुछ करूंगा कि आप लोग रोल से ही लिख सकते हैं डिफरेंसेस। अगर दे आस्क यू explain public sector, so you first you write a definition of public sector, then you write these points in a paragraph। जो इसमें सेंटेंस है वो सब पैराग्राफ में लिख दीजिए, थोड़ा बड़ा होगा, 4-5 लाइन हो जाएगा, और पॉइंट्स लिखिएगा तो मैक्सिमम 7 लाइन्स होगा, तो आप मार्क्स में क्योंकि हमने एक्सप्लेन किया, तो आप ये सब पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। ये खर्च सबमिटिंग देना आपको थोड़ा बहुत डिफाइन कर देना है, जैसे कि आपने वर्ड्स में लिख के लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप लोग को मेंशन करना होगा इसमें। ओके, तो चलिए मैं पढ़ते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का रोल। ओके, सो अब मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड। ओके, तो मैं अब ये चैप्टर को पार्ट 2 में करवाऊंगा। ओके, मुझे मालूम है वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन इसको इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये चैप्टर को मैं यहाँ एंड कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसे करवा दूंगा। ओके, तो आप लोगों का जो रोल रहेगा ये वाला, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में जो होगा नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 इसका जो होगा रोल सेक्टर वाला, मैं उसको करवा दूंगा। ओके, इन शुक्रिया, पसंद आएगा वीडियो, पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू एमसीक्यू क्लासेस एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। ओके, और मैं जो बताया था कि मैं अपना जो मैंने बनाया था मॉडल, तो मैं दे दूंगा, जाके इंस्टाग्राम चेकआउट कर लेना, मैंने पोस्ट कर दिया। ओके, एंड थैंक यू सो मच। एंड और मैं बोला था कि क्वेश्चंस भी मैं दूंगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, तो प्लीज बी रेडी। ओके, मुझे मालूम है आप लोग मेरे बहुत दुख हो जाएगा कि सर ने दिया है, तो आई एम सो सॉरी, मैं दे दूंगा क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया और आप लोग देखिएगा भी नहीं जब आप लोग को अपना फाइनल का भी तैयारी करना होगा। ओके, तो आपका हाफ ईयरली भी अभी स्टार्ट हो ही गया होगा एंड आपको फाइनल का भी तैयारी करना होगा, तो इसी कारण से आपका टाइम जितना हो सक रहा है मैं बचा रहा हूँ और कम टाइम में मैं चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।